नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस क्लास में आपको पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज देखेंगे क्वेश्चंस, करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स, और फिर करेंट अफेयर की रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान में आज के टॉपिक लिए हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख के बारे में बताया गया है, जो कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है देख लेते हैं। तो पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तीसरा है दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीप, जिसकी राजधानी दमन है। चौथा है दिल्ली, जिसकी राजधानी दिल्ली। पाँचवा लद्दाख। छठा है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। सातवां जम्मू कश्मीर और आठवां है पुदुचेरी। तो ये थे टोटल भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 का संबंध किससे है वो देख लेते हैं। तो अनुसूची 2 के बारे में बताया गया है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और भी हैं। जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहीं से मिलते हैं, उनकी भी पेमेंट, उनका भी वर्णन इसी में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सभी की वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में ही है। बढ़ते हैं आगे है तीसरी अनुसूची। तृतीय अनुसूची में देखते हैं क्या है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4, चौथी अनुसूची देखते हैं क्या। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी राज्य और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधित्व होंगे उनका विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची का संबंध देखते हैं। पाँचवीं अनुसूची में है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं आगे। छठी अनुसूची में बताया गया है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 देखते हैं। अनुसूची 7 में है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे तथा राज्यों द्वारा शुल्क यानी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। देखते हैं संघ सूची का मतलब क्या होता है। तो संघ सूची का मतलब होता है कि संघ सूची का मतलब होता है कि ऐसे सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें टोटल 97 विषय थे, यानी कि संघ सूची में, यानी केंद्र सरकार के अंडर में। इसमें जैसे कि विदेशी मामले हो गए, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली, परमाणु शक्ति आदि सभी आते हैं, केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में आता है। राज्य सूची का मतलब होता है कि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है। जिस टाइम संविधान लागू हुआ था उस टाइम इसमें टोटल 66 यानी 66 विषय थे। इसके अंतर्गत आने वाला रहता है वो है राज्यों में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य,
राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, ये सभी जो आते हैं वो राज्य क्षेत्र में आते हैं, यानी राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, यानी इस पर जो कानून है वो राज्य बनाते हैं। समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, जैसे कि हो गया शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, वन इत्यादि, ये जो आते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस विषय में 47 विषय थे, 47 थे जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम समवर्ती सूची में टोटल 47 सब्जेक्ट थे। 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषा का उल्लेख है, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से बताया जाता है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थीं, जो भाषा थी मूल रूप से वो टोटल कितने थे, 14 भाषा था मूल रूप से, लेकिन फिर आगे बढ़कर ये 22 हो गए, जिसमें 1967 में यानी 1967 में जो कि 21वां संविधान संशोधन हुए, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 1992 ईस्वी में जो कि 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि 3 भाषा को इसमें जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर 92 यानी 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इसमें टोटल जो भाषा जोड़े गए वो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यानी टोटल 4 भाषा इसमें जोड़े गए थे। तो ये टोटल 4 लैंग्वेज जो हुए वो 2003 में जोड़ा गया था। तो टोटल जोड़ करके 14 + 8, टोटल नए जो जोड़े गए 8 जोड़े गए, तो टोटल वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुसूची नंबर 9 यानी 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया यह अनुसूची। बताया जाता है कि इसमें राज्य के द्वारा कोई भी चीज़ जो अधिग्रहण किया जाता है उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी 9वीं अनुसूची में जो भी शामिल है उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो कि 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल कानून इसी के तहत बनाया गया। आगे है 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, जिसका संबंध है पंचायती राज का कार्य के लिए बनाया जाना, जिसमें 29 विषय हैं पंचायती राज में। और फिर है आगे नेक्स्ट 12वीं अनुसूची, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, जो कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन के लिए जोड़ा गया, जिसमें टोटल 18 विषय हैं। तो ये था आज की भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित था। बढ़ते हैं आगे। आज की पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में डेंगू के मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में डेंगू के मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों में, यानी कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तीनों जगहों पर, तीनों राज्यों में काफ़ी वृद्धि हुई है डेंगू के मामले। देखते हैं आगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में डेंगू के मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है। देखते हैं डेंगू के बारे में कुछ। डेंगू जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर है, मादा मच्छर है, एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, जो कि ये बीमारी यानी डेंगू जो बीमारी होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। जो डेंगू वायरस यानी जिसे जीनस फ्लेविवायरस के कारण होता है, इसका प्रसार मच्छरों के जीनस एडिज प्रजाति यानी कि जीनस एडिज प्रजाति है, उसमें से मुख्य रूप से एडिज इजिप्टी द्वारा होता है। यह मच्छर चिकनगुनिया, यह जो मच्छर है उससे चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलता है, यानी इसी मच्छर से चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलता है। लक्षण इसका क्या है? तो अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों में दर्द, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में तेज दर्द आदि आना। बचाव के उपाय हैं इनके। जो ग्रसित क्षेत्र हैं
उस क्षेत्र से दूरी बनाए रखना, सोने के समय में मच्छरदानी का उपयोग करना, ये इसके बचने के कुछ उपाय हैं। 2019 में यूएस फ्लड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू की वैक्सीन डेंगवैक्सिया मंजूरी प्राप्त करने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन बनी, जिसे अमेरिका द्वारा बनाया गया था। आगे है भारत के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने भारत, अफ्रीका एवं अमेरिका के 9 अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के लिए भारत का एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित किया है। डीएनए वैक्सीन जो है क्या है, तो डीएनए वैक्सीन तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है। JYCOV-D दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 की वैक्सीन है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र NCBS यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। तो इसकी हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। स्थापना इसका 1992 में हुआ था। मूल संस्था जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंडर में काम करता है। इसके निदेशक कौन है, तो LS शशिधर हैं वर्तमान में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जून 1945 ईस्वी को हुआ था, 78 साल पहले हुआ था। इसके निर्देशक जयराम N चेंगलूर हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉडल तैयार किए हैं। ऑप्शन है नासा के द्वारा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा, या डी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, NCERT के द्वारा किया गया है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है, पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉडल विकसित किए हैं। ये मॉडल वैज्ञानिक, तकनीकी, संस्कृति और सामाजिक पहलुओं सहित मिशन के विभिन्न पहलुओं का व्यापक अवलोकन करते हैं। NCERT के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आगे देखते हैं इसरो के बारे में। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। फाउंडर विक्रम साराभाई। फाउंडेड कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो हैं श्री एस सोमनाथ हैं, जो कि 14 जनवरी 2022 से हैं। मिशन चंद्रयान जो कि हाल फिलहाल में छोड़ा गया है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा वहाँ से लॉन्च किया गया, जिसकी लागत टोटल 615 करोड़ था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। मिशन चंद्रयान 3 की थीम जो थी वो क्या थी, तो साइंस ऑफ द मून इसका थीम था। इसमें लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। रोवर का नाम था प्रज्ञान। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रितु करिधल, जो कि यूपी की हैं। बढ़ते हैं आगे बताया गया नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिकी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। इसके फाउंडर ड्वाइट डेविड आइजनहावर हैं, यानी कि ड्वाइट D आइजनहावर। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है बिल नेल्सन है, जो कि 14 में अध्यक्ष बने हैं ये। अमेरिका के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अमेरिका के अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन जी हैं। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति हैं, जो कि अमेरिकी इतिहास में
पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है ये। अमेरिका में टोटल स्टेट कितने हैं? यूएसए में तो टोटल 50 स्टेट हैं यहाँ अभी वर्तमान में। तो ये था अमेरिका से संबंधित कुछ पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण में देख रेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन है पहला RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं आगे बताया गया है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और उद्घाटन में शामिल होंगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ और निर्माण की देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई। अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु बारहसिंघा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। आगे है लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल 80 है, जबकि राज्यसभा में 31। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। विधानसभा में टोटल 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत किया जाता है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज में है। प्रयागराज में हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल 9 है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो टोटल बॉर्डर लगते हैं वो 9 राज्यों से लगते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का जो कथक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अक्टूबर 2023 में अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सामिया इमाद फारूकी, उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल या पीवी सिंधु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया। देखते हैं आगे उन्नति हुड्डा ने 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता। आगे है साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल जो कि हरियाणा की हैं। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लंदन 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया था। पीवी सिंधु जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है पीवी सिंधु। सामिया इमाद फारूकी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम। यहाँ के महामहिम जो है वो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं, यहाँ के महामहिम हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट यानी KYC मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन ए है उम्मीदवार को प्रभावी ढंग से प्रचार करने में मदद करना। ऑप्शन बी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन सी मतदाता पंजीकरण की सुविधा के लिए। डी है राजनीतिक दलों को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी में है उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना, यानी जो उम्मीदवार खड़ा होंगे उनकी आपराधिक इतिहास क्या है उसके बारे में इस मोबाइल एप्लीकेशन पर रहेगा।
देखते हैं आगे। आगे है भारत निर्वाचन आयोग नो योर कैंडिडेट KYC नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। क्यों किया है? तो KYC मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े होंगे यानी कि चुनाव लड़ेंगे, उनके बारे में आपराधिक जानकारी इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं कुछ, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो संबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से इसे शक्ति प्रदान होता है, यानी शक्ति मिलती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल की आयु तक होते हैं, जो भी पहले हो जाता है तब तक उनका टर्म रहता है, यानी कार्यकाल रहता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? तो श्री राजीव कुमार, जो कि 25 में हैं। फर्स्ट कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, यानी पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अभी 2023 में चुनाव विधान परिषद की होने वाले हैं। विधान परिषद चुनाव जो है 2023 में राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे मिला है? इसका ऑप्शन है पहला क्लाउडिया गोल्डिन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी जॉन स्मिथ, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, जो कि अमेरिकी प्रोफेसर हैं। इसमें बताया गया रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने घोषणा की अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक जो नाम है आर्थिक विकास में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार इसे बोलते हैं। यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का जो आधिकारिक नाम है वो है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार दिसंबर में ओस्लो और स्टॉकहोम में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग $1 मिलियन जो होते हैं का नगद पुरस्कार, 18 कैरेट स्वर्ण पदक और डिप्लोमा शामिल होते हैं। मैडम क्यूरी के बारे में देखते हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज जो कि 1903 ईस्वी में की थी। विज्ञान की दो शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक है। कौन? मैडम क्यूरी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जर्मनी के थे, विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत E=mc² यानी सापेक्षता का सिद्धांत और E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिक खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। जॉन स्मिथ कौन थे? तो जॉन स्मिथ एक एक्सप्लोरर, एक अंग्रेजी सैनिक थे, यानी अंग्रेज के एक सैनिक थे जो कि एक एक्सप्लोरर थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के धारडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से मान्यता मिली है। तो किसके लिए मान्यता मिली है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विरासत स्थल के लिए, एशिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के लिए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए, विश्व का प्राकृतिक आश्चर्य के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए गुजरात के धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा मान्यता मिली है। देखते हैं आगे क्या है। गुजरात के कच्छ जिले में धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? तो फ्रांस में जाते हैं। फ्रांस में एफिल टावर को देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग फ्रांस में जाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम
पर्यटन और हरित निवेश यानी कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स है। बढ़ते हैं आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 2023 में न्यूजीलैंड में आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन है क्रिस हैपकिंस, बी है क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन सी है एंड्री फिशर, ऑप्शन डी जॉर्ज रीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बनेंगे। 2023 में न्यूजीलैंड का आम चुनाव 14 अक्टूबर 2023 को हुआ। नेशनल पार्टी ने राजनीति के दक्षिणपंथी सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाने के लिए पर्याप्त सीटें लेकर चुनाव जीत गए। एयर न्यूजीलैंड के पूर्व सीईओ क्रिस्टोफर लक्सन मौजूदा प्रधानमंत्री क्रिस हैपकिंस यानी अभी जो वर्तमान में थे वो कौन थे? क्रिस हैपकिंस के हार मानने के बाद वो प्रधानमंत्री चुने गए। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ऑप्शन बी राष्ट्रीय समुद्री प्रदर्शनी, ऑप्शन सी इंडिया मैरीटाइम एक्सपो, ऑप्शन डी समुद्री भारत व्यापार मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। देखते हैं, इसमें बताया गया है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मुंबई में होने वाला है, यानी हो गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न देशों के मंत्री और प्रतिनिधि, वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक और अधिकारी भाग लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा समुद्र तटों में गिना जाता है, जिसे मेरीना बीच कहते हैं। यानी कि भारत की मेरीना बीच जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा तट है और विश्व का दूसरा है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। चेन्नई में स्थित है मेरीना बीच, चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है ONGC और BHEL, ऑप्शन बी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है सेल और गेल, ऑप्शन डी है कोल इंडिया लिमिटेड और NTPC लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को अभी वर्तमान में दो को सार्वजनिक नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। इसमें बताया गया है रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन, जो कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड इनका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ, और राइट्स जिसकी स्थापना 1974 में हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है राइट्स का RITES, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियों के रूप में नामित किया गया। यानी कि वर्तमान में जो नवरत्न की संख्या हो गए वो 16 हो गए, 15वीं और 16वीं यानी कि टोटल 16 हो गए। वित्त मंत्रालय ने इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया, यानी कि नवरत्न का जो दर्जा दिया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में महारत्न कितने हैं? तो महारत्नों की संख्या वर्तमान में 13 है। बढ़ते हैं आगे। आज के क्वेश्चन खत्म हुआ यहीं, और अब आज की क्यूज शुरू करते हैं। तो आज का जो क्यूज है वो आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम या एथेंस। तो ये आपको आंसर देना, इसका सोल्यूशन आपको कल दिया जाएगा। तो ये था आज का क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर से मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।